त्यानंतर आपण तिसरं विरामचिन्ह मुलांना पाहणार आहोत, ते आहे अर्धविराम. दोन छोटी वाक्ये उभयान्वयी अव्ययांना जोडलेली असतात. वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? अर्धविरामाचा उपयोग आपण त्या ठिकाणी करत असतो. उभयान्वयी अव्यय यानी आणि, किंवा, परंतु, जर, तर. यहाँ पर अर्धविराम का यूज़ जो है वहाँ पर हम करते हैं जब दो छोटी वाक्यों को, दो छोटे सेंटेंस को हम जोड़ते हैं उभयान्वयी अव्यय से. तब एक विचार पूर्ण होत असेल पण वाक्य पूर्ण होत नसेल तेव्हा पण अर्धविराम वापरतात. जब एक टॉपिक कंप्लीट होता है, एक विचार यानी टॉपिक या जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक अगर कंप्लीट नहीं होता है तब भी हम किसका यूज़ करते हैं? अर्धविरामाचा उपयोग आपण करत असतो. यहाँ पर मैंने एक उदाहरण भी लिखा है. देखो, प्रश्नांची सर्व उत्तरे येत होती. यहाँ पर अर्धविराम का यूज़ किया है, पण वेळ पुरला नहीं. यहाँ पर क्या है? एक विचार, मतलब एक बात जो है वहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई है. उस कंप्लीट बात को, उस इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें अर्धविराम का उपयोग करना पड़ता है. त्यावेळी आपण अर्धविराम या विरामचिन्हाचा उपयोग त्या ठिकाणी करत असतो. त्यानंतर दुसरं पण एक आहे बघा, ज्या वाक्याचा परस्पर संबंध नाही अशा संयुक्त वाक्यात सुद्धा आपण कशाचा उपयोग करतो? अर्धविरामाचा. अर्धविराम या विरामचिन्हाचा उपयोग सुद्धा त्या वाक्यामध्ये आपण करतो. यहाँ पे देखिए एक उदाहरण दिया है, पाऊस पडला पण मोर नाचलाच नहीं. मतलब जहाँ पर इन दोनों वाक्यों का या इन दोनों सेंटेंस का एक दूसरे के साथ कोई भी संबंध नहीं है, तो उन संबंध ना दर्शाने के लिए भी हम अर्धविराम या विराम चिन्हाचा उपयोग अपन करत असतो. त्यानंतर और एक यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए. देखो, उभयान्वयी अव्यय से जब वो सेंटेंस जोड़ते हैं, गड आला, यहाँ पर अर्धविराम है, पण सिंह गेला. ये तानाजी के हिस्ट्री के लेसन में देखो आपने पढ़ा होगा 6th-7th में की गड आला पण सिंह गेला. शिवाजी महाराजांच्या धड्यातील हा पार्ट आहे. तर अशा प्रकारे पूर्णविराम ज्या ठिकाणी थोडा वेळ थांबले जाते त्या ठिकाणी पूर्णविराम आपण वापरतात. आपण 3 विरामचिन्हे इथे पाहिलेली आहेत. त्याचा एक सारांश इथे मी दिलेला आहे की ज्या ठिकाणी थोडा वेळ थांबले जाते त्या ठिकाणी आपण कशाचा उपयोग करतो? पूर्णविराम चिन्हाचा उपयोग करतो. ज्या ठिकाणी पूर्णविरामपेक्षा कमी वेळ थांबले जाते, यहाँ पर देखो डिफरेंसेस तीनों का मैंने यहाँ पर बताया है कि कशा प्रकारे आपण या ठिकाणी थांबत असतो. ज्या ठिकाणी पूर्णविरामपेक्षा कमी वेळ थांबले जाते त्या ठिकाणी स्वल्पविराम हे चिन्ह वापरतात. मतलब जिस जगह पर हम पूर्णविराम से भी कम टाइम वहाँ पर रुकते हैं, वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? त्या ठिकाणी आपण स्वल्पविराम या विराम चिन्हाचा उपयोग करतो. आणि ज्या ठिकाणी, जिस जगह पे पूर्णविरामापेक्षा कमी पण स्वल्पविरामापेक्षा जास्त वेळ थांबले जाते त्या ठिकाणी अर्धविराम हे चिन्ह वापरतात. वहाँ पे तीनों का डिफरेंसेस वहाँ पर बताया है कि पूर्णविराम म्हणजे ज्या वाक्य पूर्ण झालेलं आहे, स्वल्पविराम म्हणजे तिथे शब्दांचा मेळ अलग दिखाने के लिए, बताने के लिए स्वल्पविराम यूज़ करते हैं. और अर्धविराम यानी हम 2 वाक्य जोड़ने के लिए
या दो परस्पर वाक्यों का संबंध ना दर्शाने के लिए भी वहाँ पर बच्चों स्वल्प विराम अर्ध विराम का उपयोग वहाँ पर किया जाता आहे. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत ते आहे पूर्ण विराम. चौथा जो प्रकार आहे तो पाहणार आहोत पूर्ण विराम. वाक्याच्या शेवटी तपशील द्यावयाचा असल्यास, वाक्य कंप्लीट होने के बाद जब देखो कभी इन शॉर्ट में अगर बताएंगे कि जब भी कभी हम हेडिंग देते हैं तो हेडिंग के बाद देखो 2 डॉट देते हैं, तो उसी 2 डॉट को कहा जाता है अपूर्ण विराम. मतलब इसके आगे की जानकारी हम देने वाले हैं या इसका स्पष्टीकरण हम आगे बताने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन आगे बताने वाले हैं, ऐसा उस चिन्ह का अर्थ है. पुन्हा एकदा बघा, वाक्याच्या शेवटी तपशील द्यावयाचा असल्यास, एखाद्या गोष्टीचा खुलासा करताना, खुलासा याने स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन करताना, परीक्षेला जाताना पुढील वस्तू सोबत न्याव्यात. जैसे परीक्षेला जाताना पुढील वस्तू सोबत न्याव्यात किंवा न्या, तो यहाँ पर डॉट दिया है और उसके आगे हम क्या देखते हैं, शब्द लिखते हैं. परीक्षेला जाताना या वस्तू सोबत न्या, जैसे पेन, पेंसिल, कंपास, राइटिंग पैड, ये सभी चीज़ें आपको लेके जानी है. एखाद्या गोष्टीचे उदाहरण किंवा दाखला देताना वापरतात. किसी चीज़ का एग्जाम्पल देना है तब भी हम इस अपूर्ण विराम का उपयोग जो है वहाँ पर करते हैं. परिच्छेदाला शीर्षक देताना, जैसे मैंने बताया कि कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लिखते हैं तो टॉपिक लिखने के बाद हम 2 डॉट देते हैं. जैसे पर्यावरण, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पर्यावरणाचा ऱ्हास, तो त्याच्या पुढे मुझे क्या करना है, स्पष्टीकरण वहाँ पर करना है. जैसे मैंने यहाँ पर देखो एक टॉपिक लिखा है पर्यावरणाचा ऱ्हास, तो परिच्छेदाला शीर्षक देताना, टाइटल देते समय भी हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पर अपूर्ण विरामाचा उपयोग आपण करत असतो. त्यानंतर 5वं विरामचिन्ह आहे ते आहे प्रश्नचिन्ह. इट्स व्हेरी सिंपल की ज्या वाक्यात प्रश्न विचारला असेल त्या वाक्याच्या शेवटी कशाचा उपयोग करतात, प्रश्नचिन्हाचा उपयोग केला जातो. उस वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है. उदाहरणार्थ, तुझे नाव काय आहे. त्यानंतर ज्या वाक्यात चौकशी केली असेल त्या वाक्याच्या शेवटी, जब हम इंक्वायरी करते हैं किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं, इन शॉर्ट में अगर हम बताएंगे पूछेंगे तर जर आपण एखाद्या विषयी माहिती काढण्यासाठी जे प्रश्न विचारतो त्या प्रश्नांच्या शेवटी कशाचा उपयोग केला जातो, प्रश्नचिन्हाचा उपयोग केला जातो. इथे उदाहरण दिलेले आहे बघा, तुझे नाव काय आहे. हा काय आहे, प्रश्न विचारला आहे. त्यानंतर दुसरे एक वाक्य बघा, पुण्यापासून मुंबईचे अंतर किती आहे. हा काय आहे, चौकशी केलेली आहे, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए. इसीलिए जब हम इन्फॉर्मेशन पूछते हैं या किसी चीज़ के बारे में जानकारी पूछते हैं तब भी हम किस प्रश्न चिन्ह का या वाक्य प्रकार का उपयोग करते हैं बच्चों, वहाँ पर हम प्रश्न चिन्ह का ही उपयोग वहाँ पर करते हैं. त्यानंतर ॲज सिंपल दुसरं चिन्ह आहे ते आहे उद्गार चिन्ह. मनातील तीव्र भावना व्यक्त करणाऱ्या शब्दाच्या शेवटी उद्गार चिन्ह वापरतात. कशाचा उपयोग करतात, उद्गार चिन्हाचा उपयोग त्या ठिकाणी करतात. जैसे अरे रे रे, बाप रे, केवढा, ओहो, आ हा हा, अरे रे रे, तर या शब्दांच्या पुढे कोणतं उद्गारवाचक चिन्ह कोणतं चिन्ह वापरतात, उद्गारवाचक चिन्ह त्या ठिकाणी वापरतात. ते आहे अरे रे रे, तो नापास झाला.
दुःख व्यक्त करते हुए, हळहळ व्यक्त करताना, दुःख व्यक्त करताना, नाराजी व्यक्त करताना, आश्चर्य व्यक्त करताना आपल्या तोंडातून जे उद्गारवाचक शब्द निघतात त्या शब्दांच्या पुढे आपण कोणतं चिन्ह वापरतो? उद्गारवाचक चिन्ह वापरतो। जब हम वाक्य प्रकार देखे थे तो ये सभी शब्द हमने देखे थे। बाप रे, अरे रे रे, आ हा हा, ओ हो, हे सगळे शब्द आपण तिथे पाहिलेले होते। आणि त्या शब्दांच्या पुढे कोणतं चिन्ह वापरतात? उद्गारवाचक चिन्ह त्या ठिकाणी वापरलं जातं। त्यानंतर सर्वात महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे अवतरण चिन्ह। कोणतं आहे? अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्हामध्ये मी सुरुवातीलाच सांगितलं की अवतरण चिन्हामध्ये आपल्याला 2 प्रकार आहेत। एक आहे एकेरी अवतरण चिन्ह आणि दुसरा आहे दुहेरी अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह भले ही हो, लेकिन दोनों का प्रयोग करते समय अलग अलग तरीके से या अलग अलग समय दोनों का प्रयोग जो है वहाँ पर किया जाता है। तर बघूया, एखाद्या शब्दावर जोर द्यायचा असल्यास, किसी शब्द पर अगर हमें जोर या उस शब्द को हमें क्या करना है? हाईलाइट करना है। तो जब हम उस शब्द को हाईलाइट करेंगे, जोर देने म्हणजे उस शब्द को हाईलाइट करना, उस शब्द को ज़्यादा महत्त्व देना, तर त्या शब्दाला जर आपल्याला महत्त्व द्यायचं असेल तेव्हा सुद्धा आपण कशाचा उपयोग करतो? एकेरी अवतरण चिन्हाचा उपयोग आपण करतो। ये तो होगा एक, जब उस समय उपयोग करते हैं। त्यानंतर दुसऱ्यांचे मत अप्रत्यक्षपणे मांडताना, जब हम किसी और के बातों को हम बताते हैं तब भी हम एकेरी अवतरण चिन्ह का उपयोग वहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर देखिए, महापुरुषांचे विचार आचरणात आणावे, तर यामध्ये आपण एकेरी अवतरण चिन्हाचा उपयोग वहाँ पर किया है। त्यानंतर एखाद्या व्यक्तीचे, पुस्तकाचे नाव किंवा महत्त्वाचे शब्द, संस्थेचे नाव सांगण्यासाठी सुद्धा एकेरी अवतरण चिन्हाचा उपयोग वहाँ पर किया जाता। जैसे रमेश होशियार, इस शब्दों को अगर हमें हाईलाइट करना है तो हम होशियार इस शब्दों को क्या लगा सकते हैं? एकेरी अवतरण चिन्ह वहाँ पर लगा सकते हैं। तर त्यानंतर संस्थेचे नाव, त्यानंतर बाबा आमटे यांची आनंदवन, बाबा आमटे यांची आनंदवन ही संस्था आहे। तो आनंदवन या शब्दाला सुद्धा आपण एकेरी अवतरण चिन्ह वहाँ पर हम लगा कर दिखा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिए हैं बच्चों, एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले उदाहरणार्थ, माझे आवडते कवि कुसुमाग्रज। यहाँ पर मैंने कुसुमाग्रज इस शब्द को क्या लगाया है? एकेरी अवतरण चिन्ह वहाँ पर लगाया है। वाक्यात एखाद्या विशिष्ट शब्दाला काही खास अर्थ असल्याचे, वहाँ पर बाबा आमटेंचं उदाहरण मी यहाँ पे सांगते। बाबा आमटे यांची आनंदवन ही संस्था आहे। तर या ठिकाणी तुम्ही पाहिलं की मी आनंदवन या शब्दाला काय केलेलं आहे? एकेरी अवतरण चिन्ह लावलेलं आहे। म्हणजे उस शब्द को मैं क्या कर रही हूँ? हाईलाइट्स कर रही हूँ, दर्शा रही हूँ। त्यानंतर वाक्यात एखाद्या विशिष्ट शब्दाला काही खास अर्थ, मतलब किसी शब्द को एक विशिष्ट अर्थ है, अगर ये हमें बताना है, जताना है, तब भी हम किसका यूज़ करते हैं? एकेरी अवतरण चिन्ह का यूज़ करते। देखो यहाँ पर एक सेंटेंस है, मी हसून पडलो, मतलब मैं हंस रहा था इसलिए गिर गया। तो वहाँ पे पडलो या शब्दाला काय केलेलं आहे? एकेरी अवतरण चिन्ह वापरलेलं आहे। त्यानंतर बच्चों हम देखने वाले हैं दुहेरी अवतरण चिन्ह। तो दुहेरी अवतरण चिन्हाचा उपयोग
फार सोपं आहे. बोलणाऱ्याच्या तोंडचे शब्द दाखविण्याकरता, मतलब दूसरे के वाक्यों को बोलनाऱ्याच्या तोंडाचे किसी और का बोला गया वाक्य दर्शाने के लिए, बताने के लिए हमें किसका यूज करते हैं? दुहेरी अवतरण चिन्हाचा उपयोग आपण करत असतो. कशाचा उपयोग आपण करत असतो? दुहेरी अवतरण चिन्हाचा उपयोग आपण करत असतो. यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, सर म्हणाले उभे रहा. अगर यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लिखते हैं की काजल म्हणाली उद्या सर्वांनी शाळेत जमायचं आहे. मतलब किसी दुसरे बोलणाऱ्याच्या तोंडचे शब्द दाखविण्यासाठी, दर्शविण्यासाठी आपण कशाचा उपयोग करतो? दुहेरी अवतरण चिन्हाचा उपयोग आपण त्या ठिकाणी करत असतो. त्यानंतर पहा, पूर्णविराम, अर्धविराम, अपूर्णविराम, स्वल्पविराम, प्रश्नचिन्ह, त्यानंतर उद्गारवाचक चिन्ह किंवा उद्गार चिन्ह आणि अवतरण चिन्ह या चिन्हांचा जास्तीत जास्त उपयोग आपण बोलताना आणि जास्तीत जास्त लिहिताना आपण या विराम चिन्हांचा उपयोग करत असतो. इसीलिए इन्हें ज़्यादा हमें ध्यान देना है. त्यानंतर आहे संयोग चिन्ह. आठवा जो प्रकार आहे आपला तो आहे संयोग चिन्ह. दोन शब्द जोड़ताना वापरतात. जैसे संयोग चिन्ह का संयोग चिन्ह का उपयोग जो है हम कब करते हैं? जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि संयोग चिन्ह और अपसारण दोनों में बस थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन संयोग चिन्ह अपसारण चिन्ह से थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है. यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो विद्यार्थी प्रतिनिधि ये दो शब्द को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया है? संयोग चिन्ह का उपयोग किया है. अगर हम लिखते लिखते, जैसे मैंने यहाँ पर शब्द लिखा है नियोग, और मेरा जन ये शब्द जो है इस लाइन में आया है, तो उस नियोग के आगे मैं क्या लगाऊंगी? संयोग चिन्ह लगाऊंगी और उसे क्या लिखूंगी? आगे की लाइन को लिखूंगी. तो ओळीच्या शेवटी, लाइन के अंत में जब हमारा शब्द अपूरा होता है, इनकम्प्लीट होता है, तो उस शब्द को आगे के लाइन में दर्शाने के लिए भी अपन कशाचा उपयोग करतो? संयोग चिन्ह का. संयोग का अर्थ ही क्या होता है बच्चों? मेल. तो उसे दर्शाने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल प्रयोग करते हैं? संयोग चिन्ह का प्रयोग करते हैं. त्यानंतर सर्वात शेवटी जे आहे ते आहे अपसारण चिन्ह. अपसारण चिन्ह जे आहे ते ओळखण्यासाठी आपल्याला जास्तीत जास्त येत असतं बच्चों. हमें पहचानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपसारण चिन्ह, संयोग चिन्ह ये ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं. देखिए, बोलता बोलता विचारांची मालिका तुटल्यास. बोलते बोलते अगर हमारे विचारांची मालिका तुटल्यास हे चिन्ह वापरतात. मी घरी आलो पण, त्याच्या पुढे आपल्याला खूप काही बोलायचं आहे. या वहाँ पे बोलते बोलते क्या हो गए हैं? रुक गए हैं. आपकी सोच जो है वहाँ पर क्या हो गई है? रुक गई है. ये दर्शाने के लिए भी किसका इस्तेमाल करते हैं? विराम, अपसारण. इस विराम चिन्ह का प्रयोग जो है वो बच्चों किया जाता है. इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा है कि बोलता बोलता विचारांची मालिका तुटल्यास हे चिन्ह वापरतात. यहाँ पे उदाहरण भी दिया है, मी घरी आलो पण, मतलब जो आपने सोचा था वो विचार आपके क्या हो गए? वहाँ पर टूट गए. त्यानंतर आहे स्पष्टीकरण द्यावयाचे असल्यास. अगर किसी वाक्य का, किस व्यक्ति का, किस जगह का अगर हमें स्पष्टीकरण देना है, एक्सप्लेनेशन करना है, त्यावेळी सुद्धा आपण कशाचा उपयोग करतो? या अपसारण या विराम चिन्हाचा उपयोग करतो. जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि अपसारण और संयोग चिन्ह में बस थोड़ा सा ही डिफरेंसेस है. तो वो डिफरेंसेस जो है, फरक जो आहे तो आपल्याला लक्षात ठेवायचा
आहे, ती मी वाक्य दिलेले आहे बघा, तो मुलगा मतलब वो लड़का, वहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं उस लड़के के बारे में। तो वहाँ पर क्या लगाया है, अपसारण, ज्याने लाल रंगाची टोपी घातली आहे, अपसारण आपल्या शाळेत आहे। मतलब वहाँ पर उस लड़के का हम क्या दे रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन हम वहाँ पर उस लड़के का कर रहे हैं, तब हमें अपसारण चिन्ह का प्रयोग वहाँ पर करना है। तर अशा प्रकारे आपण मराठीमध्ये आपल्याला यावर्षी म्हणजे अभ्यासासाठी 9 विरामचिन्ह आहे। पहिलं आहे पूर्णविराम, दुसरं आहे अर्धविराम, त्यानंतर तिसरं आहे स्वल्पविराम, चौथं आहे अपूर्णविराम, प्रश्नचिन्ह, उद्गारवाचक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्हामध्ये एकेरी अवतरण चिन्ह, दुसरं आहे दुहेरी अवतरण चिन्ह, त्यानंतर 7वं 8वं आहे संयोग चिन्ह आणि 9वं आहे अपसारण चिन्ह। तर अशा प्रकारे ही विरामचिन्हाचा उपयोग आपण बोलताना आणि लिहिताना वाक्यामध्ये करत असतो। तर आपल्याला परीक्षेमध्ये प्रश्नांचे प्रकार, विरामचिन्ह के जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उसका टाइप्स कैसे होगा, एक बार मैं फिर से बता, दिलेली विराम चिन्हे ओळखा, मतलब वहाँ पर विराम चिन्ह दिए जाएंगे, उन विराम चिन्हों को पहचान कर आपको लिखना है। मतलब वहाँ पे बॉक्स दिया होगा या बॉक्स में चिन्ह दिए होंगे, उन पहचान कर उसका नाम लिखना है। दूसरा प्रकार होगा वाक्यातील विराम चिन्हे ओळखून लिया। एक विराम चिन्ह लगाया हुआ एक सेंटेंस आपको दिया होगा और उस सेंटेंस में से आपको विराम चिन्ह पहचान कर वहाँ पर लिखने हैं। वाक्यातील विरामचिन्ह ओळखून लिहा, म्हणजे त्या वाक्यात स्वल्पविराम असेल, पूर्णविराम असेल, प्रश्नचिन्ह असेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। त्यानंतर वाक्यात विरामचिन्हांचा वापर करा। एक वाक्य दिया गया होगा, उस वाक्य में कोई भी विराम चिन्ह नहीं होगा, उस वाक्य में आपको प्रॉपरली राइटली योग्य विराम चिन्हांचा उपयोग, इथे एक शब्द राहून गेला की वाक्यात योग्य विराम चिन्हांचा उपयोग आपल्याला करायचा आहे। म्हणजे त्या वाक्यामध्ये प्रश्नचिन्ह येणार आहे, स्वल्पविराम येणार आहे, तो पूर्णविराम पण, म्हणजे पूर्ण विराम भी वहाँ पर दिया नहीं होगा। उन सभी विराम चिन्हों का उपयोग जो है हमें अपने सेंटेंस में करना है।